नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं +2 की एनसीईआरटी की बुक का पहली यूनिट, जिसका नाम है स्ट्रॉ मैनेजमेंट। एनसीईआरटी बुक का पहला सॉल्यूशन हम कर लेते हैं पहली यूनिट का, जो +2 क्लास के लिए है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉ मैनेजमेंट के बारे में। तो स्ट्रॉ क्या होता है, कहाँ से आता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या और पदार्थ होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है इसकी, इसके घटक क्या हैं, इसको सड़ाएंगे कैसे और क्या उपयोग कर सकते हैं, अपनी भूमि से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, मतलब सभी प्रकार की हम जानकारी यहाँ लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं स्ट्रो क्या होता है। तो स्ट्रो एक क्या होता है, धान की पुआल या धान की भूसी या तृण को स्ट्रो कहते हैं। पहली बात तो ये है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अन्य नाम के कौन कौन से इसके, धान की पुआल भी बोल देते हैं, धान की भूसी भी बोल देते हैं और इसको तृण भी बोल देते हैं। तो अब स्ट्रो आता कहाँ से है, ये धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद जो बचे हुए डंठल होते हैं उनको स्ट्रो कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं भी स्ट्रो किसे कहते हैं, समझाएं। तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, धान की हार्वेस्टिंग तथा थ्रेसिंग के बाद बचे हुए डंठलों को स्ट्रो कहते हैं। एक बात और, धान की जो स्ट्रो होती है उसका अगर ढेर हो तो उसको पुजवट कहते हैं। याद रखना, धान की भूसी के ढेर को पुजवट कहते हैं। ये हमने स्ट्रो के बारे में पता लगाया है क्या होता है। अब अपनी पाठ्यपुस्तक की पहली यूनिट शुरू होती है, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइस स्ट्रॉ। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर केमिकल कौन कौन से होते हैं, केमिकल कंपोजिशन राइस स्ट्रॉ के बारे में। तो हम आपको बता देते हैं, 1 घन मीटर असंपीड़ित यानी अनकम्पोज्ड चावल की भूसी का वजन लगभग 70 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है। 1 घन मीटर असंपीड़ित, अनकम्पोज्ड बोलते हैं जिसको, चावल की भूसी का वजन लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है तथा उसके अंदर नमी 15 से 18% होती है। नमी 15 से 18%। अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम पहला केमिकल कार्बन, कार्बन की मात्रा 33% टू 38% होती है। कार्बन 33% टू 38%। हाइड्रोजन 4 टू 5%। हाइड्रोजन 4 टू 5%, यानी कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन कम होती है। उसके बाद नाइट्रोजन 1.18 टू 1.71%। नाइट्रोजन ये इससे कम होती है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम नाइट्रोजन। फिर बात आती है सल्फर, सल्फर 0.16 टू 0.87% होता है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन होता है 0.12% से लेकर 0.32%। उसके बाद एश, एश होता है 20.2 से 29.1%, 20.2 टू 29.1% ऐश होता है। उसके बाद कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात की बात हो रही है। यहाँ पे CN रेशियो का मतलब होता है धान की भूसी के अंदर कार्बन तथा नाइट्रोजन किस अनुपात के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ पे धान की भूसी में कार्बन होता है वो 60 से 80% होता है, 60 टू 80% कार्बन एंड 1% नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। धान की भूसी यानी स्ट्रो
में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, हेमुसेलुलोज की मात्रा भी अधिक होती है तथा लिग्निन की मात्रा भी अधिक होती है। ये तीनों एक बंध के रूप में बंधे होते हैं और ये ही इसके घटक होते हैं। कंपोनेंट्स ये ही होते हैं, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन, ये तीनों इसके घटक हैं और ये एक बंध के द्वारा बंधे होते हैं और यही कारण है इन्हीं बंधों के द्वारा इनका अपघटन, धान की भूसी का अपघटन जल्दी नहीं होता, ये बहुत समय तक पड़े रहते हैं। उसके बाद इनको मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है, इस धान की पुआल को मैनेजमेंट किस प्रकार किया जा सकता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे आसान है किसान के लिए वो है बर्न करना, जलाना, बर्निंग करना। अगर खेत में ज़्यादा मात्रा में पुआल है तो उसको जलाया जाता है। खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पुआल है तो वो क्या होता है, भूमि में किसान मिला नहीं पाता, उसका अपघटन नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, सबसे आसान काम यही करता है, जला देता है। लेकिन उस जलाने के नुकसान बहुत हैं। लाभ एक दो लाभ हो जाएंगे लेकिन नुकसान बहुत अधिक है। लाभ क्या है, लाभ उनमें आपको बता दूं, पहला लाभ ये, हानिकारक जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ रोग होते हैं जो मृदाजनित होते हैं, उनके रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं। और इसके जलाने से, धान की पुआल को जलाने से जो हानियां होती है वो अधिक है। अब देखो यहाँ पे हानियां कौन कौन सी है। मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे पोषक तत्वों की हानि होना, कार्बनिक पदार्थों की हानि होना, जीवाणु का नष्ट होना। जीवाणु कौन से, जो लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे केंचुआ हो गया तो वो भी लाभदायक है, एक प्रकार का जीव है, लेकिन अगर वहां पे हमने आग लगा दी तो क्या होगा, वहां केंचुए वगैरह नष्ट हो जाएंगे ना। और भी बहुत सारे लाभदायक जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पोषक तत्वों की हानि होती है, कार्बनिक पदार्थों की भी हानि होती है, लाभदायक जीवाणु नष्ट होते हैं। इनके अलावा इसको जलाने से धुआं निकलता है और उसी धुएं के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है और जिसके कारण O3 ओजोन लेयर पर नुकसान होता है, ओजोन लेयर पर छेद हो जाता है और इन्हीं कारणों से धान की जो पुआल होती है उसको जलाने पर प्रतिबंध होता है। उसके बाद जलाने के बाद दूसरा एक मैनेजमेंट का तरीका है खाद के रूप में, खाद के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे खाद के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, चावल की भूसी का प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। सिर्फ एक कारण से इसे किसान उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि यह सड़ने, गलने, डिकम्पोज्ड होने में ज़्यादा समय लेता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अब ज़्यादा समय लेता है, लेकिन एक ट्राइकोडर्मा को खोजा गया है जो इसके मिलान, उसको इसकी पुआल के अंदर मिला देने से क्या होता है, ये जल्दी सड़ जाता है। इसकी भूसी का प्रयोग करने से जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक सड़ता है, धीरे धीरे सड़ता है। जो हमने फसल बो रखी है उसको नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो फसल बोई है, अब इसकी जो धान की पुआल होती है उसका प्रयोग हम मशरूम उगाने में कर सकते हैं, मशरूम उगाने में कर सकते हैं, जानवरों के बिछावन के रूप में कर सकते हैं। मशरूम उगाने के बाद, जानवरों का बिछावन करने के बाद जो हमें प्राप्त होती है खाद, उसका प्रयोग हम खेत में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो है बंडल बनाना, बैलिंग करना, बंडल बनाना। धान की भूसी का निर्यात किया जाता है उद्योगों में, कांच उद्योग में या पैकिंग उद्योग में करते हैं, तो वहाँ उसकी धान की भूसी की ज़रूरत पड़ती है, सब्जियों की पैकिंग में, फलों की पैकिंग में या कांच की जो सामान होते हैं उनकी पैकिंग में। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से उसका निर्यात कर लेते हैं और सीधा निर्यात करना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल क्या होता है, उसके बंडल बनाए जाते हैं, उन बंडलों को फिर निर्यात करना आसान होता है।
तो बंडल बनाने में इसका होता है उपयोग। उसके बाद है कंपोस्ट मेकिंग में, कंपोस्ट खाद बनाने में। तो धान की भूसी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हमने बता दिया आपको। इसका प्रयोग कंपोस्ट तैयार करने में किया जाता है। अच्छी कंपोस्ट मानी जाती है, ध्यान रखना, अच्छी कंपोस्ट मानी जाती है। अब कंपोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ इसको सड़ाने के लिए कुछ चाहिए, जल्दी सड़ता नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, ट्राइकोडर्मा जीवाणु मिला दिया जाता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी बोलते हैं जिसको। और जो ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाने के बाद हमें एक खाद प्राप्त होती है। उस खाद के अंदर कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात 20 से 30% तो कार्बन होती है और 1% नाइट्रोजन होती है, जिसे हम कह सकते हैं CN रेशियो 20 to 30% रेशियो 1%। ठीक है। उसके बाद एक वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम वर्म का यूज करते हैं। वर्म होता है केंचुआ, तो केंचुआ का प्रयोग करने से एक खाद तैयार होगी। उस खाद के अंदर कार्बन तथा नाइट्रोजन जो रेशो होगा वो 10:1, 10:1, 10:1 होगा, ध्यान रखना। जो केंचुओं से प्राप्त हमने कंपोस्ट तैयार की है उसमें 10:1 कार्बन तथा CN रेशो, कार्बन तथा नाइट्रोजन रेशो होता है। और हमने जो हम केंचुए के बिना दूसरी खाद तैयार की है, कंपोस्ट खाद तैयार की है, उसमें 20 से 30% सेल कार्बन होता है तथा नाइट्रोजन होता है 1%। उसके बाद जो एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार के केंचुए प्रयोग करने हैं, तो ध्यान रहे लाल केंचुए, लाल केंचुए, इसिनिया फोइटिडा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। लाल केंचुए का प्रयोग करना है यहाँ पे। लाल केंचुए के बाद हमने केंचुआ का प्रयोग कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं राइस स्ट्रो जो होता है उसका उपयोग, और किन किन वो हमने प्रबंध किया था, अब हम उपयोग की बात कर रहे हैं। इसका उपयोग किस चीज़ों में होता है? प्रबंध का मतलब होता है वो जो हमने भूमि के अंदर पड़ा है उसको बाहर निकालना है, खेत से बाहर निकालना है, वो उसका प्रबंध हो गया। अब हमने बाहर भी निकाल दिया, अब उसका जो बाहर निकाला है वो सीधा तो फेंक नहीं सकते कहीं पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग करना है। तो वो उपयोग यूज क्या क्या है वो हमें बता देता हूँ यहाँ पे। जो धान की पुआल का प्रयोग निम्न प्रकार किया जा सकता है वो है क्या गया, पेपर मेकिंग में, कागज उद्योग में। कागज उद्योग के अंदर धान की पुआल का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज होता है। सभी प्रकार की लिग्नोसेलुलोजिक पदार्थ कागज बनाने में काम आते हैं। धान की भूसी का प्रयोग लिग्नोसेल्युलिक होने के कारण कर लिया जाता है। उसके बाद बायोमास एनर्जी, यानी ये बायोमास टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी कर लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन में कैसे, जैसे अब आजकल क्या होता है, भट्टे वगैरह चिमनी वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको ईंटों को पकाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा धान की जो भूसी होती है, पुआल होती है, उसको जलाकर प्राप्त की जाती है। उसके बाद पैकिंग मटेरियल के अंदर जो कांच के सामान होते हैं, फल है, सब्जी है, या अन्य किसी प्रकार के सामान होता है जो खराब ना हो या टूटे ना, उससे बचाने के लिए इनका उपयोग पैकिंग उद्योग में कर लेते हैं। उसके बाद है मशरूम कल्टीवेशन। तो यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन के लिए एक बेस चाहिए, कंपोस्ट बनाया जाता है मशरूम उत्पादन के लिए। तो वो कंपोस्ट इस जो धान की पुआल होती है उससे सबसे बेस्ट कंपोस्ट बनता है। तो मशरूम कल्टीवेशन के अंदर धान की पुआल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रोप मेकिंग, रस्सा उद्योग में रस्से बनाए जाते हैं धान की पुआल के। उसके बाद है पशुओं के चारे के रूप में, यानी कि जो पशु होते हैं उनको चारा खिलाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छप्पर, घर, टोकरियां बनाने, दीवारें बनाने आदि में भी इनका प्रयोग होता है। इसके बाद हम थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न इनके कर लेते हैं। ये अपनी पहली यूनिट पूरी हो चुकी है, उसके बाद थोड़े से प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। तो प्रश्नों में सबसे पहले है स्पेसिफिक वेट ऑफ राइस स्ट्रो,
जो धान की पुआल होती है, बंडल होता है, उसका स्पेसिफिक वेट कितना होता है? तो उसका स्पेसिफिक वेट होता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पहला प्रश्न ये था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइस स्ट्रो जो होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके? तो यहां पे आपको पहले बताया है, लिग्निन, सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज, ये तीन इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जो स्ट्रो होता है उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन तथा एश की कितने कितने प्रतिशत मात्रा होती है? कार्बन होता है वो 33 से 38% होता है। नाइट्रोजन होती है वो होती है 1.18 से 1.71%, और जो एश होती है वो होता है 20 से 29%। ध्यान रखना, एश 20 से 29%, नाइट्रोजन 1 से 1.7% भी कह सकते हो, या 1.18 से 1.71%, और कार्बन होता है 33 से 38%। उसके बाद जो धान की पुआल होती है उसको जब खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन है, टू इनरिच फॉस्फोरस इन कंपोस्ट व्हाट इज जनरली एडेड, यानी कि जो कंपोस्ट खाद बना रहे हैं उसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यहां पे आंसर है एसएसपी, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि फास्फोरस की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो बेलिंग होती है, यहां पे बता रहे हैं आपको, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड बंडिंग या बडलिंग ऑफ स्ट्रो इन नाउ इज, यानी कि जो कंपोस्ट इकट्ठा करना है उसका बंडल बनाना है, बंडलिंग बोलते हैं जिसको, बंडल बनाना, उसको क्या कहते हैं, बेलिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अर्थवर्म आर जनरली यूज फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस, तो किस प्रकार के अर्थवर्म का प्रयोग हम वर्मिंग कंपोस्ट बनाने में करते हैं? तो इसका आंसर है रेड अर्थवर्म, आंसर है रेड अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मिंग कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच खालिस्तान आर यूज फॉर डिकम्पोस्ट प्रोसेस, यानी कि वर्मिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो स्ट्रो होती है उसको डीकम्पोस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्मिंग कंपोस्ट प्रोसेस है वो अर्थवर्म के द्वारा ही डीकम्पोस्ट होती है, तो आंसर है इसका अर्थवर्म। उसके बाद है, द स्टेट डैश इज यूजिंग 100% पेडिस्ट्रो फॉर जनरेटर ऑफ पावर, यानी कि पावर बनाने में एक ऐसा स्टेट है जो 100% यूज करता है धान की पुआल का, तो वो है पंजाब। पंजाब ऐसा स्टेट है जो 100% पेडिस्ट्रो होती है उसका प्रयोग जनरेशन ऑफ पावर बनाने में कर लेता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द डैश इज यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ राइस स्ट्रो फॉर पेपर एज इट इज इकोनॉमिकल, तो पेपर उद्योग होता है धान के लिए, धान की स्ट्रो का यूज करके पेपर उद्योग बनाया जाता है, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे वो रसायन है NaOH, सोडा बोल देते हैं इसको, NaOH, सोडा, सोडा का प्रयोग पेपर उद्योग में किया जाता है। ये हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इसके 3 चैप्टर थे, तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए अन्य, या समझ नहीं आया हो, या कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य क्लासों के टॉपिक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।